गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपका MR फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटजी एंड मटेरियल डेवलपमेंट है ना। इसमें हमने 1.1 कॉन्सेप्ट मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट, क्या होता है एजुकेशनल असेसमेंट, आकलन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है 1.2 टाइप्स एंड क्या है अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, अप्रोचेज और टाइप्स क्या हैं एजुकेशनल असेसमेंट के, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट 1 का 1.2। ठीक, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम इसको, टाइप्स एंड अप्रोच ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, शैक्षणिक आकलन के प्रकार और उपागम। ठीक, आकलन के एक भाग के रूप में हम व्यक्ति या बालक की तुलना दूसरे से करते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं आकलन में, आकलन का एक भाग होता है जिसमें हम व्यक्ति की तुलना जो होती है ना, बालक की तुलना किसी दूसरे से करते हैं। जैसे किसी बच्चे की लेखन क्षमता को जांचने के लिए उसकी आयु के दूसरे बच्चे से करते हैं कि देखो तुम इस तरीके से लिखते हो मगर तुम्हारा दोस्त जो है इस तरीके से लिखता है ना, करते हैं हम उसका आकलन। ठीक है, किसी बालक के व्यवहार की तुलना संकेत होता है उपागम का। ठीक है, किसी बालक के व्यवहार की तुलना उसके उपागम का क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार का आकलन जो होते हैं, आकलन के उपागम वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है NRT, दूसरा होता है CRT और तीसरा होता है बिहेवियर, है ना। तो ये जो नॉर्म रेफरेंस्ड होता है जो आकलन, उसमें क्या होता है, आकलन के अन्य विभिन्न पहलुओं पर जाने से पहले इसके 3 अन्य संबंधित तरीके को जानेंगे। ठीक है, ये तीनों को पहले हमें जानना जरूरी है कि संबंधित जो इसके तरीके हैं आकलन के, इन तीनों को समझने के पहले हम आकलन के विभिन्न पहलुओं पर जाने से पहले इसके 3 अन्य संबंधित तरीकों को जानेंगे। इसके अलावा जो 3 अन्य संबंधित तरीके हैं उसको जानेंगे, वो क्या हैं, परीक्षण, मूल्यांकन और मापन। ठीक है, परीक्षण आकलन का एक तकनीकी है जिसका प्रयोग व्यावहारिक नमूनों को बड़ी सावधानीपूर्वक उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, व्यावहारिक नमूने जो होते हैं उसका बहुत सावधानी से उसका वो करते हैं, सावधानीपूर्वक क्या करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। और परीक्षण में प्राप्त परिणाम मात्रात्मक रूप में होते हैं, जैसे बेसिक MR मूल्यांकन में तुलना सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इस असेसमेंट को, आकलन को देखने के पहले हम आकलन के 3 पहलुओं पर और डिस्कशन कर लें। उसके आकलन के 3 पहलू और क्या हैं, पहला है परीक्षण, दूसरा है मूल्यांकन और तीसरा है मापन। परीक्षण क्या है, परीक्षण तकनीक है। ठीक है, जो व्यावहारिक नमूने जो होते हैं उसका सावधानीपूर्वक क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, किससे, उपकरण के द्वारा। उपकरणों को सावधानी प्रयोग करके हम उसके बारे में पता करते हैं, उसके व्यवहार को। ठीक है, परीक्षण क्या है, परीक्षण जो है मात्रात्मक होता है। ठीक है, और फिर क्या, मूल्यांकन क्या है, फिर मूल्यांकन जो है तुलनात्मक संबंधित होता है। मूल्यांकन जब हमने किया तो हमने देखा कि पहले जो था वो किस स्थिति में था और परीक्षण करने के बाद, उसको ठीक करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, तो वो हमारा हो गया मूल्यांकन। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, बालक के किसी व्यवहार विशेष की तुलना करना शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में, लेकिन यह मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रयोग के बाद किया जाता है। ठीक है, तुलना कैसे की जाती है, तुलनात्मकता मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रयोग के बाद। पहले हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि उसने कितना अचीव किया, क्या किया हमारे सिखाने के बाद, फिर हम क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। पढ़ाने के बाद क्लास टेस्ट लेना, जब मूल्यांकन की सूचना मात्रात्मक होती है तो वह मापन के रूप में जानी जाती है। मात्रात्मक मतलब क्लास टेस्ट होता है, और क्लास टेस्ट में जब मार्क्स वगैरह डिसाइड होते हैं तो क्या होता है, वो मापन के रूप में होता है। ठीक है, मापन में किसी घटना या वस्तु का प्रस्तुतिकरण अंकों या संख्याओं के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, क्लास टेस्ट हुआ 10 नंबर का है, आपको 10 में से 8 मिले, 10 में से 7 मिले, तो ये क्या हो गया, ये मापन हो गया। तो मापन का प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, अंकों के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने आपका देखा था कि 3 तरीके के होते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो पहला क्या है आपका मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, नॉन रेफरेंस असेसमेंट NRT। ठीक, मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जो पूर्ण रूपेण मानक पर आधारित होते हैं। इस परीक्षण में 2 ग्रुप या 2 का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है,
ये जो परीक्षण होता है ये क्या होता है, पूर्ण रूप से मानक पर आधारित होता है। ठीक है, इस परीक्षण में दो ग्रुपों का जो होता है तुलनात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, यह मूल्यांकन को तुलना के आधार पर स्पष्ट करता है। ये जो होता है मूल्यांकन को तुलना के आधार पर स्पष्ट करता है। जब दोनों की तुलना हो जाती है तब इसका मूल्यांकन स्पष्ट होता है। ठीक है, जैसे दो समूहों का तुलनात्मक अध्ययन या दो बालक या व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। सभी बुद्धि परीक्षण नॉर्म डिफरेंस टेस्ट के उदाहरण हैं। इस परीक्षणों का चाहे जितनी बार चाहे जितने लोगों पर किया जाए परिणाम नहीं बदलते। ठीक है, नॉर्म बेस्ड टेस्ट का प्रयोग विशेष शिक्षा में भी किया जाता है। इस परीक्षण का प्रयोग करके बच्चे के शैक्षणिक प्रगति में सुधार किया जाता है। जैसे किसी बालक में लिखने, पढ़ने या गणितीय ज्ञान को NRT के द्वारा हम उसे डेवलप कर सकते हैं। बालक तेज है, पढ़ाई में पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, किस प्रकार का वो है, उसका निदान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम नैदानिक कार्यक्रम क्या क्या बना सकते हैं। ये सब कैसे होता है, जब ये हम NRT के द्वारा असेसमेंट करते हैं तो इस सब चीज़ों को हम करने में हमको काफ़ी सुविधा होती है। ठीक है, वह सिर्फ यह बताता है कि बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, जिसके आधार पर हम उसके लिए सही शिक्षण प्रशिक्षण का चयन कर सकते हैं। परंतु इस परीक्षण के द्वारा हम बालक के कौशल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और बच्चे के लिए व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बनाने के लिए समस्या हो सकती है, जैसे क्या सिखाएं और कैसे सिखाएं। ठीक है, NRT निर्धारण प्रक्रिया में अति उपयोगी है, फिर भी NRT बालक की योग्यताओं का विस्तार सूचना नहीं देता है। ठीक है, NRT जो है ना बच्चों के लिए निर्धारणात्मक प्रक्रिया में है, अच्छा है, अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। वो क्या बताता है, वो सिर्फ बच्चे का वर्तमान स्तर बताता है ना। क्योंकि NRT में क्या हम उसमें कोई वो तो नहीं कर रहे ना, उसका केस हिस्ट्री नहीं ले रहे, बाकी उसकी विस्तृत जानकारी नहीं ले रहे हैं, तो वो अभी वर्तमान स्तर क्या है, वो बुद्धि का स्तर क्या है उसका, ये सब चीज़ें बता देगा। ठीक है, और हमें शिक्षण प्रशिक्षण कैसे, क्या शिक्षण प्रशिक्षण का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब भी ठीक है, परंतु इस परीक्षण के द्वारा हम बालक के कौशलों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, बच्चे के व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बनाने के लिए इससे समस्या आ सकती है। ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बनाने में जैसे उसको क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, ये सब चीज़ें जो है ना इसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमको व्यक्तिगत जानकारी इस टेस्ट में, इस असेसमेंट में नहीं होती उसके। ठीक, दूसरा आता है आपका CRT। ठीक है, ये क्या आपका क्रिएशनल रेफरेंसेस टेस्ट। ठीक है, CRT यह समझने के लिए मदद करता है कि बालक व व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, कौन से कौशलों के परीक्षण में कौन सी परीक्षण विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। CRT विशेष शिक्षा में अंतिम उपयोगी होता है, विशेष शिक्षा में अति उपयोगी होता है। इसकी मदद से हम बालक के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण उद्देश्य का निर्धारण कर सकते हैं। CRT हमें यह भी बताने में मदद करता है कि बच्चे की क्षमता का स्तर क्या है और बालक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है या नहीं। विशेष शिक्षा खासतौर पर मानसिक मंद बालकों के लिए यह अति उपयोगी है। ये जो टेस्ट है CRT, ये जो है इसका जो परीक्षण है ना विधि, इसमें जो परीक्षण विधि का प्रयोग होता है, उपयुक्त होता है, प्रयोग करते हैं, है ना, तो इसमें क्या है, विशेष शिक्षा में ये अति उपयोगी है। परीक्षण विधि जो है इसकी CRT समझने में मदद करता है कि बालक के व्यक्तित्व की आवश्यकता क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, मतलब बालक व व्यक्ति की आवश्यकता क्या है पर्टिकुलर, ये बताने में CRT टेस्ट जो है ना ये बहुत मदद करता है, असेसमेंट बहुत मदद करता है। ठीक है, तो कौन सी विधि का प्रयोग उपयुक्त रहेगा इनको प्रशिक्षण, शिक्षण, कौशल प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, और ये जो है अति आवश्यक है कि इसमें विशेष शिक्षा में CRT जो असेसमेंट है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह हमें जानने में मदद करता है कि बच्चे की क्षमता का स्तर है क्या, क्योंकि आप बच्चे की क्षमता के स्तर के अनुकूल ही उसको कोई भी कौशल सिखा सकते हैं ना। आप किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते, जो इसका स्तर रहेगा क्षमता का उसके हिसाब से ही आप सिखा पाएंगे। और ख़ास तौर पर जब मानसिक मंद बालक है तो उस स्थिति में तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अति आवश्यक है। तो उस कंडीशन में विशेष शिक्षा में खास तौर से मानसिक मंद बच्चे की शिक्षा में CRT टेस्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है। ठीक है, इसकी सहायता से शिक्षक बालक में वर्तमान जानकारी उसके लिए व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम बना सकता है और बच्चे के लिए कौशल क्षेत्र प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है कि किस क्षेत्र में उसको कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ये भी बताया जा सकता है इस असेसमेंट के द्वारा। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका बिहेवियरल अप्रोच असेसमेंट। ठीक है,
तो ये क्या है, मतलब समझ में ही आ रहा है कि व्यवहार से संबंधित है। तो यह एक दूसरा उपागम है जिससे व्यवहार आवश्यकता के रूप में जानते हैं, व्यवहारिक आवश्यकता जो होती है ना उसके रूप को जानते हैं, जो वातावरण में ना के साथ सामंजस्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, व्यवहार उपागम तब अधिक उपयोगी होता है जब मान और मतलब कि मान और तार्किक परीक्षण कार्य नहीं करता। ठीक है, जैसे क्रियाशील व्यवहार की कौन सी दर सामान्य है और क्रियाशील व्यवहार की और कौन सी दर असामान्य है ना, इसका जब तार्किक परीक्षण कार्य नहीं करता तो तब कब नहीं कार्य करता है, जब जो उसकी सामान्य और उपागम तब अधिक कार्य नहीं कर पाता जब तार्किक परीक्षण कार्य नहीं करता। जैसे कि क्रियाशील व्यवहार की कौन सी दर सामान्य कौन से, यदि बालक एक कुर्सी पर देर तक बैठता है या फिर नहीं बैठता है और इसे देखकर जान सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार सामान्य असामान्य है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिहेवियर जो अप्रोच है इसमें क्या है कि व्यवहारिक जानकारी के रूप में जानते हैं इसको हम। ठीक है, जो वातावरण के साथ सामंजस्य के रूप में जाना जाता है, मतलब कि बच्चे का व्यवहार वातावरण के साथ किस तरीके से सामंजस्य स्थापित कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, ये इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, व्यवहारिक उपागम तब अधिक उपयोगी होता है जब मानसिक और तार्किक परीक्षण कार्य नहीं करता। ठीक है, जब आपने बच्चे पे मानसिक परीक्षण कर लिया है, तार्किक कर लिया, वो कार्य नहीं कर रहा है, जैसे क्रियाशील व्यवहार की कौन सी दर सामान्य और कौन सी असामान्य है, मतलब आप जब नहीं देख पा रहे हैं कि क्रियाशील परीक्षण में कौन सी दर आपके सामान्य रूप से कौन सी असामान्य रूप से है, तो ये जो बिहेवियर अप्रोचेस है ये वहाँ पर वर्क करती है। यदि बालक एक कुर्सी पर बैठा है, देर तक बैठा है या नहीं बैठता है, इसे देख कर जान सकते हैं कि बच्चे का सामान्य असामान्य कैसा है ना। कि एक बालक एक कुर्सी पर बैठा है तो एक नॉर्मल बच्चा एक नॉर्मल टाइम तक रहेगा, एक बालक जिसको कुछ प्रॉब्लम है या उसका व्यवहार सामान्य नहीं है, या तो वो बैठेगा तो बैठेगा, हटेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं उस कुर्सी को, या फिर बैठना ही नहीं चाहेगा, उससे कटा कटा रहेगा, भले ही खड़ा रह ले। तो यहाँ पर ये शो होता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है। यदि बालक, ठीक है, सामान्य से यदि किसी बच्चे के व्यवहार परिमार्जन या सुधार करना है तो बच्चे के एनआरटी और सीआरटी उपयोगी नहीं होंगे। यहाँ के व्यवहार का परीक्षण करके हम जान सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे का व्यवहार का परिमार्जन करना है, सुधार करना है, तो बच्चे में एनआरटी जो असेसमेंट है और सीआरटी है ये उपयोगी किसी भी एंगल से नहीं होंगे। यहाँ पर हमें ये जो इसका बिहेवियरली अप्रोचेस है ना असेसमेंट का, इसको ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यही सिर्फ कारगर होगा। यहाँ पर आपको व्यवहार से रिलेटेड चीज़ों को करना है ना। तो इस उपागम में हम यह जान सकते हैं कि बच्चे का विकास और अभ्यास अनुभव के द्वारा, जैसे स्वयं सहायता कौशल, शैक्षणिक कौशल विकास औपचारिक और अनौपचारिक में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और व्यवहार प्रतिक्रिया तब बढ़ जाता है जब उस व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है। जैसे व्यवहार प्रतिक्रिया तब और बढ़ जाती है बच्चे की सकारात्मक रूप से जब उसे पुरस्कृत करते हैं। अगर बच्चे ने कुछ किया, हम उसे पुरस्कृत कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसको पुनर्बल मिलता है और उस चीज़ को वो और अच्छे से करता है। ठीक है ना, और उसको बार बार करने की, उसको दोहराने की संभावना भी और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे व्यवहार का वो क्यों बच्चे के लिए इतना ये जो स्किल है, अप्रोच जो है आपका बिहेवियरल अप्रोच जो है, और इसका बेनिफिट क्या है कि कोई व्यवहार प्रतिक्रिया तब घटती है जब उसे पुरस्कृत न किया जाए, दंड दिया जाए। जैसे अवांछित व्यवहार करने पर दंड या नकारात्मक प्रमुख दिया जाए तो बालक को व्यवहार प्रतिक्रिया दोहराने जाने की संभावना कम हो जाती है ना। चौथा पॉइंट है उपयुक्त उपागम को उपयुक्त करके हम बालक का आकलन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जैसे उसके कौशल व्यवहार को जान सकते हैं, वह उसके समस्या व्यवहार को जान सकते हैं, परंतु व्यवहारिक उपागम एनआरटी और सीआरटी की यह स्वतंत्र उपागम नहीं है। ये जो आपका व्यवहारिक उपागम है ना, वो एनआरटी और सीआरटी की तरह स्वतंत्र उपागम नहीं है। ठीक है, और यह उपागम शिक्षक पर निर्भर करता है और शिक्षक इसे मानकीकृत परीक्षण के द्वारा तुलनात्मक ढंग से प्रयुक्त करते हैं। व्यवहारिक उपागम का प्रयोग व्यवहार प्रबंधन के लिए उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक उपागम के में ऐसा कुछ नहीं है अप्रोच में जिससे आप बच्चे का मानसिक का विकास कर सको या उसके
उसमें कुछ और डेवलपमेंट करो। इससे इसमें क्या है, बच्चे की जो व्यवहार संबंधी समस्या है, जो उसका अवांछनीय व्यवहार है, उसको ठीक करने के लिए ही इस अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है। उपयुक्त तीनों आकलन उपागम शैक्षणिक प्रबंध और प्रशिक्षण में अति उपयोगी हैं। एमआर में यह समझना अति आवश्यक होगा कि तीनों उपागम एक दूसरे के पूरक हैं। इन उपागमों का प्रयोग लक्ष्य और प्रबंध के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों उपागम हैं, ये तीनों उपागम एक दूसरे के साथ मिलकर के ही वर्क करते हैं। पर्टिकुलर किसी एक उपागम से आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सोचे कि हम खाली बिहेवियर असेसमेंट जो है इससे कुछ कर पाएँ, तो नहीं, इसमें हमें बच्चे का स्तर वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो क्या नाम है इसका, एनआरटी, सीआरटी और बिहेवियर उपागम जो है, ये तीनों मिलकर के ही एक एमआर बच्चे की को सुधारने में, उसको शिक्षित प्रशिक्षित करने में इसमें काम कर पाते हैं। ठीक है। अब नीड फॉर असेसमेंट विथ रेफरेंस टू स्टेज ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है। शीघ्र हस्तक्षेप के स्तर पर आकलन की आवश्यकता क्या है। अब हमें देखना है कि शीघ्र हस्तक्षेप के स्तर पर आकलन की हमें आवश्यकता क्या पड़ती है। तो हस्तक्षेपण के स्तर पर आकलन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक आकलन, दूसरा समयांतराल आकलन और तीसरा आता है आपका फाइनल आकलन, मतलब कि फाइनल जो होता है एकदम अंतिम चरण का जो होता है असेसमेंट। ठीक है। तो ये जो आपका आता है प्राथमिक आकलन, ये क्या है, बेस लाइन जो आकलन है, ये आपका यह आकलन वह आकलन है जो कार्यक्रम के प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। इस आकलन के द्वारा हम बालक के वर्तमान स्तर को जान सकते हैं और उसकी आवश्यकता के आधार पर कार्यक्रम की आयोजना बना सकते हैं और इसे पूर्व हस्तक्षेपण आकलन भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है आपका समयांतराल आकलन, क्या है, पीरियोडिकल असेसमेंट। ठीक है। यह है समांतराल आकलन व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान समय समय पर किया जाता है। इस समानांतर आकलन के द्वारा हम बच्चे के बनाए गए कार्यक्रम को ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार करने में सहयोग मिलता है। कुछ समय बाद हमें कार्यक्रम की सफलता व असफलता का ज्ञान भी होता चला जाता है। जैसे यदि एक शिक्षक लघु कहानी लक्ष्य के अंतर्गत एक अंक का जोड़ सिखाता है, जो लघुकालीन सूक्ष्म लक्ष्य ज़्यादातर 3 माह में प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन शिक्षक चाहता है कि बीच बीच में ही प्रगति स्तर की जांच पड़ताल कर सके, ताकि यदि उसे अपनी शिक्षण तकनीक में किसी तरह का बदलाव की आवश्यकता है तो उसे कर सकता है। तो ये आकलन क्या कहलाएगा, आपका समयांतर आकलन, जो कि बीच बीच में जब भी हम बच्चे को कुछ टीच कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो हम बीच बीच में देखते रहें कि हम जो टेक्निक अपना रहे हैं उसको टीच करने की, उससे उसको वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर टीचर को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ इस टेक्निक को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वो उसको चेंज करके फिर कंटिन्यू कर सकता है। तो ये क्या है, बीच बीच पे करा जाता है ये असेसमेंट। ठीक है। और आता आपका फाइनल असेसमेंट। यह आकलन लंबे समय के बाद किया जाता है। इस आकलन को मूल्यांकन के रूप में जानते हैं। ठीक है। ये फाइनल असेसमेंट जो होता है ना, ये आपका मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है कि हाँ, हमने सब कुछ कर दिया, हमने जो चीज़ हमें समझानी थी हमने उसको समझा दी सब, अब हमें फाइनली देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आया, क्योंकि हमने एक टाइम ड्यूरेशन तय करी कि इस पीरियड में हमें ये चीज़ बच्चे को सिखा देनी है। ठीक है। उसके लिए हमें जिस तरीके के डेवलपमेंट करने पड़े अपने क्राइटेरिया में हमने किए, जिस तरीके के मेथड को जोड़ना पड़ा हमने जोड़ा, हमने सब कुछ कर लिया और अपनी टाइम पीरियड में हमने उसे कंप्लीट किया। ठीक। अब लास्ट में जो हम फाइनल असेसमेंट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या अचीव किया। ठीक है। यह आकलन लंबे समय के बाद किया जाता है। इस आकलन को मूल्यांकन के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या सिखाया गया और क्या सीखा गया यह परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। इस आकलन में यदि छात्र के लक्ष्य प्राप्ति कर ली तो यह आकलन उसके लिए कार्यक्रम के निर्धारण के रूप में सहयोग भी देता है। यह विधि समेटिव एवल्यूशन जो है ना, ये आपका क्या कहते हैं, इसको मूल्यांकन के 2 रूप है ना। तो दूसरा जो है उसमें आती है जो आपका वार्षिक मूल्यांकन जो होता है ना, उसके अंतर्गत है ये। ठीक है। आपकी उपयुक्त आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि आकलन सिर्फ कार्यक्रम के आरंभ से पहले ही नहीं अपितु बीच बीच में और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी आवश्यक है। आकलन के रूप में
आकलन के रूप से और सामूहिक रूप से दोनों ही प्रकार से आवश्यकता अनुसार किया जाता है, परंतु विशेष तौर पर मतलब कि विशेष बालक में ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप से ही किया जाता है। आकलन के प्रकार और उपागम को निम्नलिखित संक्षिप्त रूप समझ सकते हैं। ये अप्रोचेज एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो है यहाँ पर इसकी छोटी सी समझा दिया गया यहाँ पर कि प्रकार, मानक, नाम, संक्षिप्त विवरण। तो ये आपका हो गया है पहला उपागम हो गया, ठीक, ये 3 उपागम हो गए। फिर शीघ्र हस्तक्षेप के स्तर हो गए ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको आपको समझा दिया गया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।